प्यारे बच्चों, अब हम लोग रामगुप्त के बारे में बात करेंगे, रामगुप्त के ऐतिहासिकता के बारे में। अगर उसके इतिहास के साधन के बारे में बात करें तो पहले साहित्यिक साधन है, उसमें विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम होता है, बाणभट्ट का हर्षचरित है, राजशेखर की काव्य मीमांसा है, भोज का श्रृंगार प्रकाश है, शंकरार्य का हर्षचरित पर टीका है और अबुल हसन अली का मुजमल उत तवारीख है। अभिलेखों की अगर बात करें, अभिलेखीय स्रोत के बारे में, तो संजन का लेख आता है, काम्बे का लेख आता है, संगली का लेख आता है और दुर्जनपुर, जिसे विदिशा का लेख भी कहा जाता है, वह आता है। मुद्राएं अगर बात करें तो एरण और भेलसा से प्राप्त तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। प्रारंभ में विद्वानों का ऐसा विचार था बच्चों के समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य का राजा बना, वह गद्दी पर बैठा। परंतु बाद में कुछ ऐसे साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण प्रकाश में आए जिनके फलस्वरूप विद्वानों को अपनी धारणा बदलनी पड़ी और अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त के बीच रामगुप्त नामक व्यक्ति ने थोड़े समय के लिए शासन किया था। सर्वप्रथम रामगुप्त के इतिहास का पुनर्निर्माण करने वाले विद्वान राखाल दास बनर्जी जी थे। उन्होंने नवंबर 1924 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनिंद्र चंद्र नंदी व्याख्यान माला के अंतर्गत इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तत्पश्चात अन्य विद्वानों ने उनका अनुगमन किया। विभिन्न साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद हम रामगुप्त के संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त कर पाए। समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त, जिसमें रामगुप्त बड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद वही गद्दी पर बैठा। वह निर्बल तथा कायर शासक था। उसके कालों में शकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। रामगुप्त पराजित हुआ तथा अत्यंत अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य होता है। संधि के शर्तों के अनुसार उसे अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को शकराज को भेंट में दे देना था। अपने बचाव का कोई उपाय न पाकर रामगुप्त ने यह स्वीकार कर लिया, किंतु उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त स्वभाव से बड़ा वीर तथा स्वाभिमानी था। उसे यह शर्त अपने कुल की मर्यादा के विपरीत लगी और उसने यह प्रस्ताव किया कि ध्रुव देवी के वेश में उसे ही शकपति के शिविर में भेजा जाए। उसका प्रस्ताव मान लिया जाता है। फलस्वरूप उसने छद्म वेश में जाकर शकपति की हत्या कर दी और इस कार्य से उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है और रामगुप्त का जो चरित्र है उतना ही निंदनीय हो जाता है। अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया तथा गुप्त वंश का राजा बन बैठा। अब साहित्यिक साक्ष्य की अगर बच्चों बात करें तो सर्वप्रथम विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक में हुआ। यह नाटक अपने मूल रूप में तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसके कुछ अंश उद्धरण के रूप में नाट्य दर्पण में अवश्य मिलते हैं, जिसकी रचना रामचंद्र और गुणचंद्र ने की थी। इन उद्धरणों की ओर सर्वप्रथम सिल्वा लेवी ने इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया था और इस उद्धरणों में ज्ञात होता है कि रामगुप्त कायर एवं अपने कुल के लिए कलंक था। उसमें लिखा है कि पत्युः क्लीव जनोचितेन चरिते नानेन पुंसः शतः। शकों ने उसे परास्त कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग की। रामगुप्त ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए ध्रुव देवी को देने के निमित्त तैयार हो जाता है। प्रकृति नामाश्ववासनाय शकस्य ध्रुव देवी संप्रदाने युपगते, यह आख्यान आता है। परंतु चंद्रगुप्त ने छद्म वेश में जाकर के शकपति को मार डाला और तत्पश्चात वह उन्मत्त अवस्था में विचरण करने लगा।
एक बार राजमहल में आकर उसने रामगुप्त को भी मार डाला। अब बाण के हर्ष चरित में इस घटना की चर्चा करते हुए बताया गया है कि आर्यपुर में दूसरे की पत्नी का इच्छुक शकपति की स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त ने हत्या कर दी थी। वो उल्लेख कुछ इस तरह है कि आर्यपुरे च परकलत्रम कामुकम कामिनी वेशगुप्तः चंद्रगुप्तः शकपतिम अशातयत, यह उल्लेख प्राप्त होता है। 10वीं सदी के लेखक राजशेखर की काव्य मीमांसा में इस घटना का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त को शर्मगुप्त तथा शकाधिपति को खसाधिपति कहा गया है। इसमें एक श्लोक के अनुसार शर्मगुप्त नामक राजा पराजित होने के कारण अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को खसाधिपति को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया था और उसी हिमालय पर्वतमाला में कार्तिकेय ने अपने शत्रुओं का संहार किया, जिससे नगर वधुएं उसके यश का गान करने लगी। यह उल्लेख कुछ इस तरह से है कि दत्त्वा रुद्ध गतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुव स्वामिनीं यस्मात् खंडित साहसो निवृते श्री शर्मगुप्तो नृपः तस्मिन्नेव हिमालये गिरगुहाकोण क्वडित किन्नरे ज्ञन्ते तव कार्तिकेय नगर स्त्रीणाम गणैः कीर्तयः। अब ये उल्लेख प्राप्त होता है। हर्षचरित के टीकाकार शंकरार्य ने बताया कि शकपति उनका धार्मिक आचार्य था। वह चंद्रगुप्त के भाई की भार्या के लिए इच्छुक होने के कारण स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त के द्वारा मार डाला गया। इसका भी प्रमाणित होता है ये शब्द जो है। और उन्होंने लिखा है कि सकानामाचार्यः शकाधिपतेः चंद्रगुप्त भातृजायाम प्रार्थयमानः ध्रुव देवी वेशधारिणा चंद्रगुप्तेन व्यापदितः। 11वीं शताब्दी ईस्वी की अरबी भाषा की पुस्तक मुजमल उत तवारीख में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। बच्चों, हर्षचरित का साक्ष्य निश्चित ऐतिहासिक प्रतीत होता है। बाणभट्ट भी ऐतिहासिक लेखक थे। उन्होंने मौर्य नरेश बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा राज्यवर्धन के गौड़ नरेश शशांक द्वारा हत्या की घटनाओं का भी उल्लेख किया है और ये विवरण पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक है। श्रृंगार प्रकाश का रचयिता भोज स्वयं सम्राट थे, अतः उसके विवरण काव्यात्मक होते हुए भी ऐतिहासिक घटनाओं को सुरक्षित किए हुए हैं। अभिलेखीय साक्ष्य की अगर बच्चों बात करें तो इसमें संजन, काम्बे तथा शांगली में परोक्ष रूप से देवी चंद्रगुप्तम नाटक में उल्लेखित घटना की ओर संकेत किया है। संजन लेख राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम का है तथा उसकी तिथि 871 ईस्वी है। उसके अनुसार कलयुग में गुप्त वंश में एक दानी राजा हुआ जिसने भाई की हत्या कर उसके राज्य तथा उसकी पत्नी दोनों का अपहरण किया। उसने 1 लाख की संख्या के स्थान पर 1 करोड़ की संख्या का उल्लेख करवाया था, ऐसा उल्लेख आता है। काम्बे तथा सांगली ये 930 तथा 933 ईस्वी के लेख हैं। गोविंद चतुर्थ के समय के हैं। इसमें राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ, जिसने शाहशांक की उपाधि धारण की थी, की तुलना शाहशांक नामक किसी अन्य राजा के साथ की गई है। यदि हम सावधानी पूर्वक इन पंक्तियों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि यहाँ गोविंद की तुलना जिस शाहशांक नामक राजा से की गई है उससे तात्पर्य गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही है, जो देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार अपने अग्रज का हत्यारा था तथा जिसने उसकी पत्नी और राज्य दोनों पर अधिकार कर लिया था। इन लेखों में राजा का नाम शाहशांक मिलता है, जो चंद्रगुप्त की विक्रमांक उपाधि से मिलता जुलता है। विक्रमांक शाहशांक का ही पर्यायवाची है। बच्चों, अगर मुद्राओं की बात करें तो अब धीरे धीरे कुछ ऐसी मुद्राएं प्रकाश में आई है जिससे रामगुप्त की ऐतिहासिकता को बल मिलता है। ये मालवा क्षेत्र के 2 स्थानों भेलसा तथा एरण से प्राप्त हुई है और सभी तांबे की है। भेलसा के प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री परमेश्वरी लाल गुप्त को 6 सिक्के ऐसे मिलते हैं जिनमें से एक पर राजा का पूरा नाम रामगुप्त तथा शेष पर उसके नाम के कुछ अक्षर जैसे राम, मगो, गुप्त आदि पढ़े जा सकते हैं। इन पर सिंह की आकृति है और लिपि गुप्तकालीन है तथा भार माप में ये सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के
तांबे के सिक्कों से मिलते जुलते हैं। अतः इन सिक्कों को गुप्त महोदय ने रामगुप्त से संबंधित किया है। उल्लेखनीय है कि ध्रुव देवी की वैशाली मुद्रा के ऊपर भी सिंह की आकृति उत्कीर्ण मिलती है तथा यही रामगुप्त के सिक्कों पर भी है। इससे भी रामगुप्त की गुप्तवंशी होना प्रमाणित होता है। कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त किए हैं जिन पर सिंह तथा गरुड़ की भी आकृतियां उत्कीर्ण है। राजा का नाम राम, रामगु, गुप्त खुदा हुआ है। इन सिक्कों पर गरुड़ की आकृति का उत्कीर्ण होना रामगुप्त की ऐतिहासिकता में एक नई जान डाल देता है। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि गुप्तों की राजाज्ञाएं गरुड़ मुद्रा से अंकित हुआ करते थे। शकपति की अगर पहचान किया जाए बच्चों तो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी कुषाण शासक दैवपुत्र साहिसा हानुशाह की उपाधि ग्रहण करता था। उसने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रामगुप्त को निर्बल पाकर उसी ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया होगा। इसके विपरीत अल्तेकर महोदय शकपति को उज्जैनी के क्षत्रप वंश का राजा मानते हैं। उनके अनुसार चतुर्थ शती के मध्य पश्चिम में शक पुनः शक्तिशाली हो जाते हैं। रामगुप्त ने शकों को भी नतमस्तक किया था। अतः उनके राजा ने समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के काल में गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया होगा। चूंकि समुद्रगुप्त ने शकों से कन्याओं का उपहार प्राप्त किया था, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए शकपति ने रामगुप्त से उसकी पत्नी की मांग की थी। साहित्यिक ग्रंथों में सर्वत्र उसे शकपति ही कहा गया है। अतः रामगुप्त के प्रतिद्वंदी को पश्चिमी भारत का शक क्षत्रप मानना ही उचित प्रतीत होता है। यह इस तथ्य से भी पुष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शकों का ही विनाश किया था। युद्ध का स्थान अगर हम लोग बात करें तो हर्षचरित में अरिपुर, श्रृंगार प्रकाश में अलीपुर तथा काव्य मीमांसा में कार्तिकेय नगर मिलता है। हर्षचरित की कुछ पांडुलिपियों में अरिपुर के स्थान पर अलीपुर ही मिलता है। इस स्थान की पहचान पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित अलीपुर पहाड़ी से की जाती है। संभव है रामगुप्त किसी सैनिक अभियान में गया हो जहां उसकी सेना के साथ उसकी पत्नी ध्रुव देवी भी रही हो। पराजित हो जाने पर उसने अपने बचाव का कोई अन्य उपाय न पाकर अपनी पत्नी को देना स्वीकार कर लिया होगा। चंद्रगुप्त के अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्वी मालवा पर आक्रमण कर दिया। इसमें रामगुप्त मार डाला गया और चंद्रगुप्त संपूर्ण साम्राज्य का राजा हुआ। तो ये उल्लेख था बच्चों। एरन अभिलेख से भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त के कई पुत्र मुदिता बहुपुत्र पौत्रा थे। ऐसे स्थिति में यदि रामगुप्त उसका बड़ा पुत्र रहा हो तो उसने कुछ समय तक शासन किया हो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर बात कर रहे थे। अब हम अपने वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। अब गुप्त साम्राज्य का सबसे चमत्कारी जो राजा हुआ है समुद्रगुप्त के बाद, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और जब हम लोग अगली बार बात करेंगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ही बात करेंगे जिन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया था। तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग फिर बात करेंगे। धन्यवाद।